मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। आज की अपनी क्लास में हम लोग 10 जनवरी सन 2023 को जो सीटेट हुआ था उसमें पूछे गए उर्दू के सवालात को हल करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले पेडागोजी के सवालात हल करेंगे, बाद में हम पैसेज के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पेडागोजी के सवालात कहाँ से शुरू होते हैं। पहला सवाल आपका यहाँ से शुरू हो रहा है जिसमें पूछा ये जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। हाँ, यहाँ से पूछा जा रहा है कि जब बच्चे घर और तबकों से हासिल करदा मुख्तलिफ ज़बानों के तजर्बात के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं तो उस्ताद को चाहिए, मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक बच्चा आया जो घर से अपनी मादरी ज़बान सीख के आया है, मदर टंग और मातृभाषा सीख के आया है, तो एज ए टीचर आप उसके साथ कैसा सलूक करेंगे? क्या आप उस स्टूडेंट की घर की ज़बान को नज़रअंदाज यानी इग्नोर करेंगे, या फिर तदरीस की ज़बान पे यानी जिस लैंग्वेज में आप टीचिंग कर रहे हैं उस पे तवज्जो देंगे, या फिर उनके घर की ज़बान का आप इस्तेमाल करेंगे, या फिर उनसे स्कूल में घर की ज़बान इस्तेमाल न करने के लिए कहेंगे? अगर बच्चा भोजपुरी ज़बान से आया है तो आप उसे मना कर देंगे कि नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश मीडियम में ही बात करो, आप ऐसा कहेंगे? जी नहीं। एज ए टीचर हमें क्या करना है, जब कभी भी कोई बच्चा अपनी मातृभाषा विद्यालय में लेके आए तो हमें उसकी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। अगर बच्चा कक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर दे, अपनी मदर टंग यूज़ कर दे, तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना है बल्कि उसे इनकरेज करना है। जब बच्चे अपनी अपनी ज़बानों को क्लासरूम में इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर होगा वो मल्टीलिंगुअल होगा, बहुभाषी होगा, कसीर लसानियत होगा, जो कि बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि बच्चों को मुअस्सिर अंदाज में गुफ्तगू करने वाला बनाने के लिए उस्ताद को दर्जैल में किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे तरह से बात करे, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हो, तो इनमें से आप क्या नहीं करेंगे? ज़बान से खेल यानी कि जो आपका लैंग्वेज गेम होता है बिल्कुल आप खिलवाएंगे। ज़बान की तहसील यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन बच्चे से, ये भी करवाएंगे। मालूमात की तामीर और तबादला यानी कि इंफॉर्मेशन का क्रिएशन और इंटरेक्शन यानी कि विचारों का आदान प्रदान अंतःक्रिया बिल्कुल करवाएंगे। रोल प्ले ये भी करवाएंगे। अगर आप लोग सोच रहे होंगे अरे यहाँ तो चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही नहीं, चौथा वाला ऑप्शन फिर से पढ़िए। रोल प्ले में अच्छी कारकर्दगी के लिए मुकालमों को याद करना। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से गुफ्तगू करने वाला हो तो आप कभी भी उसे याद करने के लिए, रटने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वैसे तो ऑप्शन सारा पॉजिटिव जा रहा था, याद करना आ गया जिसकी वजह से निगेटिव हो गया, और हमसे पूछा है निगेटिव, इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। 10 जेल में कौन सा बयान दुरुस्त है? 4 स्टेटमेंट हैं, जो स्टेटमेंट सही है उसको बताना है। पहला है कि अंग्रेजी की क्लासरूम में आने वाले बच्चे साफ स्लेट के मानिंद होते हैं। क्या जो बच्चे अंग्रेजी की क्लास में आते हैं वो कोरे कागज होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है? देखो, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी उम्र कितनी होती है? क्लास 1 में अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो 5 साल का तो होगा ना। तो 5 साल का बच्चा जब क्लास में आएगा अंग्रेजी क्लास में तो आप उसे कोरा कागज़ बिल्कुल नहीं कह सकते। मोबाइल तो वो आपसे ज़्यादा अच्छा चलाएगा, ठीक है, सारी सेटिंग वो कर लेगा, तो आप उसे कोरा कागज़ नहीं कहेंगे, ये गलत हो गया। पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, क्या आप ऐसा कहेंगे? जी नहीं। जो क्लास 1 का स्टूडेंट होगा 5 या 6 साल का, वो अंग्रेज़ी जानेगा, सीरियल्स
और मूवीज़ वगैरह देख के कुछ अल्फाज वो अंग्रेज़ी के उसको आ गए होंगे, सॉरी, थैंक यू, हाउ आर यू, ऐसा वो समझ रहा होगा। तो ये भी हम कहेंगे कि इसमें नहीं कह रहा है, तो ये भी हमारा बयान गलत हो गया। बच्चे अपने तजर्बात के ख़जाने के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। एक 5 या 6 साल का बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो घर से बहुत सारी चीज़ें सीख के आता है। सबसे पहले तो वो अपनी मादरी ज़बान सीख के आता है, बड़ों को इज्जत देना है, छोटों के साथ मिल के रहना है, झगड़ा नहीं करना है, ये सब चीज़ें वो सीख के आता है। यानी कि वो तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये पूछा जा रहा है कि हर बच्चा नहवी उसूलों के एक निज़ाम जिसे आलमगीर कवायद कहा जाता है से लैस होता है, ये किससे मुताल्लिक है। ये जो सवाल है वो चॉम्स्की की थ्योरी से रिलेटेड है। चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का एक कंसेप्ट दिया था। यूनिवर्सल ग्रामर में उसने ये कहा कि बच्चों के माइंड में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो ऑटोमेटिक फितरी तौर पर भाषा का अर्जन करते हैं, यानी बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। तो ये जो कंसेप्ट दिया है वो चॉम्स्की ने दिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपको अंग्रेज़ी में पता होगा, LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। अब ऑप्शन उर्दू में दिया है, मुश्किल अल्फाज हैं, तो समझो कौन सा सही होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पहला वाला ऑप्शन है कि ज़बान के इक्तिसाब के आलय कार से, तो जो बच्चा होता है वो LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि ज़बान के इक्तिसाब के आलय कार से वो लैस होता है। ठीक है, इक्तिसाब का मतलब होता है एक्विजिशन। ठीक है, और यहाँ पे हुसूल दिया है, हुसूल का मतलब होता है आपका, सॉरी, हुसूल का मतलब भी होता है एक्विजिशन, लेकिन ये हुसूल नहीं, हिस्सों दिया है, ध्यान दो, ये हिस्सों दिया है। यहाँ पे इक्तिसाब का मतलब होता है एक्विजिशन, यानी कि जो चॉम्स्की ने LAD कंसेप्ट दिया है वो उसी से बच्चा लैस होता है, जिसे आलमगीर कवायद या यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अगला सवाल यह है कि नए लफ्ज़ों के पढ़ने के लिए हरूफ को उनकी आवाज़ों से जोड़ने का जो अमल है वो क्या कहलाता है। तो इसको हम सौतियाती डिकोडिंग कहते हैं, फोनेटिक डिकोडिंग इसे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये अच्छा सवाल है, अच्छे से पढ़िए और ख़ुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा तरीका क्लासरूम में दूसरी ज़बानों को सराहने और तसव्वुरात यानी कि कंसेप्ट के समझने में तलबा के लिए वसीला फराहम करता है, एक ज़रिया देता है, और घर में बोली जाने वाली ज़बान और स्कूल में ज़रिए तालीम की ज़बान में करीबी ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करता है। क्लासरूम में दूसरी ज़बान है उसको समझने, घर में जो ज़बान बोली जा रही है और जो जिस मीडियम में पढ़ाई जा रही है, स्कूल में जो मीडियम पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो रिलेशन कायम करता है, तो रिलेशन कायम करने में उस्ताद की मदद इनमें से कौन सा फार्मूला करता है। बच्चा मान लो घर में भोजपुरी बोल रहा है, ठीक है, अपने दोस्तों से उर्दू बोल रहा है, स्कूल में आके वो बोल रहा है इंग्लिश। तो इस तरह से ये जो आपसी इन सभी लैंग्वेजेस का रिलेशन है इसको कायम करना है, तो उस्ताद इनमें से किसकी मदद लेगा, तो वो कसीर लसानी तरीका का जो मल्टीलिंगुअल मेथड है उसकी मदद लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। देखिए क्या कह रहा है, 10 झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। पहला देखते हैं, सुनने के बाद बोलना मरहला आता है, यानी LSRW ये लैंग्वेज स्किल की सही तरतीब है ना, तो सुनना के बाद बोलना आता है, तो ये तो पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरा है कि बोलने की महारत में
पहले लिखने की महारत को फरोग देना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि बोलने से पहले आप लिखना सिखाइए, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, सभी मिक्स करके भी आप सिखा सकते। तो ये वाला गलत हो गया। बोलने की मश्क से पहले सुनने की मश्क, ये बात भी गलत है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप पहले बोलना सिखाएं फिर सुनना सिखाएं। चारों जो लैंग्वेज स्किल हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक साथ आप सिखा सकते हैं। ठीक है, एक साथ आप सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन सही हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि आप ऑब्जेक्शनेबल था, इसके लिए सीटेट ने सबको कॉमन नंबर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए क्या कह रहा है कि बच्चा अपने दोस्त से जिस जबान में बात करता है वो उस्ताद के साथ बातचीत से मुख्तलिफ होती है। मान लो दोस्त से, अरे जो बच्चा है वो बात करता है उर्दू में, लेकिन टीचर से बात करता है इंग्लिश में। ठीक है, इस तरह जब वो अपनी माँ से खाने वगैरह के बारे में बात करता है तो वो जबान मुख्तलिफ है। मान लो माँ से वो हिंदी जबान में बात करता है, तो यहाँ पे जबान का कौन सा पहलू सरगर्म है? यहाँ पे उर्दू भी बोली जा रही है, इंग्लिश भी, हिंदी भी। तो यहाँ पे जबान का माहौलियाती पहलू है या फिर नफ्सियाती, गैर रस्मी या फिर समाजी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 जबानों का इस्तेमाल हो रहा है। वो दोस्त से भी बात कर रहा है, अपने उस्ताद से भी बात कर रहा है, माँ से भी बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो पहलू इस्तेमाल हो रहा है वो समाजी पहलू है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अगला सवाल यह है कि उस्ताद पहले तलबा को अफ़आल के उसूल समझाने और फिर उनसे फ़िल माजी, फ़िल हाल और फ़िल मुस्तकबिल के जुमले बनाने के लिए कहता है। तो इस अंदाज़े नज़र को, इस प्रोसेस को, इस अप्रोच को आप क्या कहेंगे? पहले वो क्या कर रहा है? उसूल समझा दे रहा है। देखो बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 3 चीजों से एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, अगर वर्ब में आप एस या ईएस लगा दो तो ये बन जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और अगर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा दो तो ये आपका बन जाता है पास्ट टेंस। और अगर आप सब्जेक्ट से पहले विल या शैल लगा दो तो ये आपका बन जाता है फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से एक टीचर पढ़ा रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? पहले ही वो रूल बता दिया, पहले ही उसने फार्मूला लिख दिया, फिर इस पे प्रैक्टिस करवा रहा है, तो इसे हम कहेंगे रूल टू एग्जाम्पल। यानी कि ये जो मेथड है वो आपका निगमन विधि है, जिसे हम अंग्रेजी में डिडक्टिव मेथड और उर्दू में इस्तिखराजी तरीका कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। जबान से सरवतमंद माहौल से वो माहौल मुराद है जो बच्चे के डैश करने का मौका दे। देखो, जबान से सरवतमंद माहौल क्या होता है? जिसको हम कहते हैं हिंदी में समृद्ध भाषिक वातावरण, अंग्रेजी में कहा जाता है रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फियर। तो रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फियर क्या होता है? देखने, नोट करने और जबान के इस्तेमाल का ज़्यादा मौका मिले वो होता है, या फिर जबान की कमी पर काबू जहाँ पाया जाए वो होता है रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फियर, या फिर ऐसे अफ़ाल वज़ा करने का जो उसने कभी सुना ना हो, या फिर क्लासरूम से परे सीखने का जो माहौल होता है वो होता है रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फियर। तो ज़बान से सरवतमंद माहौल वो होता है जहाँ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल करे, ज़बान बोलते हुए लोगों को देखे, कुछ चीज़ों को लिखे, ठीक है, बोले, विचारों का आदान प्रदान करे। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा जो होगा वो रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फियर का मौका फराहम करेगा, देखने, नोट करने और ज़बान के इस्तेमाल का मौका बच्चों को ज़बान से सरवतमंद माहौल फराहम करता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। झैल में से कौन अंदाज़े कद्र के बारे में दुरुस्त नहीं है? इवेल्युएशन के बारे में
मूल्यांकन के बारे में जो इनकरेक्ट है उसे बताना है। चारों को बारी बारी पढ़ते हैं, खुद ही हमें पता चलेगा। पहला है कि अंदाज़ा कद्र बच्चों की खूबियों, ज़रूरतों, दिलचस्पियों और तरजीहात को पहचानने में मुआविन होता है। यानी कि इवेल्युएशन से हम बच्चे की जो क्वालिटी है, बच्चे की जो नीड है, बच्चे की जो इंटरेस्ट है, उसे हम जानते हैं। सही बात है। दूसरा है कि अंदाज़े कद्र बच्चों की कारकर्दगी को तकवीयत पहुंचाता है, बच्चों के परफॉर्मेंस को स्ट्रांग करता है और मुदाखलत के तवस्सुस से, यानी बच्चों को इंटरफेयर उनमें करके, बच्चों को करेक्शन करके तवस्सुस से हमें मदद करने का मौका मिलता है। यानी कि जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो बच्चों को जो कमी होती है उस कमी को दूर करके बच्चों की मदद करते हैं। ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि अंदाज़े कद्र एक तालिब इल्म की कारकर्दगी का क्लास के दूसरे बच्चों की कारकर्दगी से तकाबुल में माविन होता है। यानी कि इवेल्युएशन से कंपैरिजन होता है। ए का इवेल्युएशन किया, बी का इवेल्युएशन किया, दोनों का कंपैरिजन किया कि ये ज़्यादा अच्छा है। तो क्या अंदाज़ा कद्र ये होता है? जी नहीं। अंदाज़ा कद्र में आप एक बच्चे का दूसरे से कंपैरिजन नहीं करते हैं, तकाबुल आप नहीं कर सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं। हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, तो हमें तुलना नहीं करना है। तो हमारा जो गलत होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। रज़ेल में से कौन तरसीली ज़बान की तदरीस के तरीक़ों के बारे में दुरुस्त नहीं है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड जो है उसके बारे में कौन सही नहीं है? पहला, ये आमोज़गारों को असल ज़िंदगी के वाक़यात का सामना करने में मदद करता है। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल है वो बच्चों को, लर्नर्स को रियल लाइफ में ज़बान के इस्तेमाल करने का मौका देता है। सही बात है। हिज्जे और कवायद की गलतियों को कम करने पर जोर देता है। तो क्या जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल, जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग मेथड है उसमें हम बच्चों की जो ग्रामर और जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसे सही करते हैं? नहीं, इसमें हम जो कम्युनिकेशन बच्चे करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो समझाते हैं। ठीक है। और इसमें हम कवायद को सही नहीं करते हैं। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी हिज्जे और कवायद की गलतियों को कम करने पर जोर तरसीली ज़बान की तदरीस का तरीका नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखो अगले सवाल पे, आमोज़गारों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देते हुए उस्ताद कहता है कि दौरान गुफ्तगू हमें चंद पहलुओं या अवामिल पर ध्यान देना चाहिए। ये पहलू या अवामिल दोस्तों से बातचीत में लफ्ज़ों के इंतखाब में असरअंदाज होते हैं। सिंपली क्वेश्चन ये है कि वो कौन से 3 अवामिल हैं, ऑप्शन में देखेंगे वो कौन कौन से अवामिल हैं जो जब हम दोस्तों से बातचीत करते हैं तो वर्ड यानी कि जो अल्फाज हैं उनके चुनने में असरअंदाज होता है, इफेक्ट डालता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आपका सियाक होगा, जो आपके मुखातिब है वो होगा, और तरगीब होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ताउनी तदरीस उन बच्चों के लिए है, ये जो आपकी सशिक्षण जो है, जो आपका मदद करने के लिए रेमेडियल टीचिंग जो आप बच्चों को आप कराते हो, वो कैसे बच्चों के लिए है? क्या मौजू को समझ नहीं सकते जो, और जिनको परेशानी हो रही है किसी चीज़ को समझने में, उनके लिए है। क्लास करने में पाबंद नहीं है, उनके लिए है। आमोज़ी नक्श से जो 2-4 हैं उनके लिए, या फिर अदब ज़बान में जो माहिर हैं। तो जो तामुनी तदरीस होती है, जो रेमेडियल टीचिंग हम करते हैं, उन बच्चों के लिए है जो मौजू को समझ नहीं सकते या उन्हें परेशानी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। चलो, आपकी क्लास में एक लड़के की बीनाई खराब है, लड़का है वो देखने में दिक्कत उसे है, विजुअली इम्पेयर्ड है, दृष्टिबाधित है। तो ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? बच्चे का काम करके उसकी मदद करेंगे, अरे बेटा तुम देख नहीं पा रहे हो, चलो हम तुम्हारा काम खुद से कर दे रहे हैं। या फिर मतन को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि, ब्रेल किताबें और समई मवाद यानी कि ऑडियो एड्स, श्रव्य सामग्रियों
को उपलब्ध कराएंगे, या फिर उनके हमजोलियों को उसकी मदद का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। उसके जो क्लास फेलोज हैं उनसे जो बच्चा देख नहीं पा रहा है उसकी मदद करवाएंगे, या फिर उसका काम मुकम्मल करने के लिए वालिदैन को मुकर्रर कर देंगे। उसके माँ बाप को स्कूल लेके आएंगे, चलो अपने बेटे का काम पूरा करो। तो ऐसा नहीं करेंगे। एज ए टीचर अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो एज ए टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे ब्रेल लिपि से पढ़ाएं और समय मवाद, यानी देख नहीं पा रहा है तो सुना के उसको पढ़ाएं, ठीक है, समय मवाद उसको फराहम करें। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये पेडागोजी के सवालात हमने हल किए। मैंने वादा किया था कि पैसेज के सवालात बाद में कराऊंगा। 2 पैसेज वैसे पूछे जाते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही पैसेज आप लोगों को करा दूं। बाकी ये जो प्रोज वाला पैसेज है वो इजी है, आप खुद से कीजिएगा। चलो, पोएट्री में पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, इसी पे बेस्ड सवालात आएंगे। छूट पुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। यह दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिसकी सदा। घर निकल कर एक जरा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा खूब दरो दीवार पर छाया हुआ। सुर्खरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनके मल्लाहों के बेड़े पार हैं। बुढ़िया ने, अब यहां से सवाल शुरू हो रहे हैं, बुढ़िया ने किस वक्त मिट्टी का दिया रास्ते में लाकर रख दिया था। तो अगर आप देखेंगे तो पहले वाले ही मिसरे में है कि छुट पुटे के वक्त, यानी कि छुट पुटे के वक्त बुढ़िया ने एक मिट्टी का दिया रास्ते में रख दिया था। चलो, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मिट्टी का दिया बुढ़िया ने क्यों रोशन किया। इसीलिए ने रोशन किया कि किसी परदेसी, किसी राहगीर को और परदेसी को ठोकर ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि शायर ने दिए को किससे बेहतर बताया है। तो अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा लिखा है कि ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से, यानी कि शायर ने दिए को झाड़ और फानूस से बेहतर बताया है। अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि शायर के नजदीक किसकी रोशनी अंदर ही रहती है। तो पैसेज में यहाँ पे लिखा है कि रोशनी महलों के अंदर ही रही जिसकी सदा, यानी कि झाड़ और फानूस से बेहतर है, उन झाड़ और फानूस से बेहतर है जिसकी रोशनी महलों में ही रही। तो किसकी रोशनी महलों में रही, तो महलों की रोशनी महलों में ही रही, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। झैल में दिए गए अल्फाज में से सही लफ्ज भरिए। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे भरना है, क्या होगा, तो आसान होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये मिसरा है कि राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। तो यहाँ पे आसान लफ्ज भरा जाएगा, ठीक है ना। बताओ आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं उसका जवाब क्या है। मल्लाह की जमा। तो मल्लाह समझते हैं ना, जो मछलियाँ वगैरह मारते हैं, जो कश्तियाँ वगैरह चलाते हैं। तो मल्लाह की जमा मल्लाहों होगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने एक पैसेज और पेडागोजी के 15 सवालात हल किए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये जो क्वेश्चन पेपर था वो 10 जनवरी सन 2023 का था, ठीक है। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सिलेबस के मुताबिक मुकम्मल नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा 72 75 54 98 90 पे।
आपको एक सैंपल भेजा जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। उन डिटेल्स को फॉलो करके आप हमारे मुकम्मल नोट्स को और गुज़िश्ता साल के क्वेश्चन पेपर, जिनमें ऑनलाइन वाले क्वेश्चन पेपर भी शामिल हैं, हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।